हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने सेल कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था। सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमने एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया था। हमने सेल वॉल के बारे में देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, और हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अच्छे से समझा था। हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था। आज हम सेल वॉल के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और सेल वॉल कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है या नहीं, बैक्टीरिया वायरसेस में क्या क्या सेल वॉल किस किस से मिलकर बनी रहती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेल वॉल क्या है, और सबसे पहले हम समझते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में हम देखते हैं और साथ में उसका हम कॉम्पोजिशन भी देखते हैं। तो सेल वॉल क्या है बच्चों, एक रिजिड लेयर है, एक डेड लेयर है। कोई भी चीज़ डेड रहती है मतलब कि वो रिजिड रहती है, वो हार्ड रहती है। अगर कोई भी चीज़ मर जाती है, अगर ह्यूमन की बॉडी ही अगर हम बात करें तो अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पर उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है, उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। और उसी तरह सेल वॉल भी एक डेड लेयर है, तो इसे हम रिजिड लेयर भी इसे हम बोल सकते हैं। एक तरह से ये डेड लेयर है और ये साथ में इसका कैसा नेचर है, ये रिजिड लेयर है, बहुत ही हार्ड लेयर है। और उस वजह से ये क्या करती है, प्रोवाइड शेप टू द सेल। तो सेल को शेप देती है। कोई भी अगर सेल है तो उसको एक प्रॉपर शेप मेंटेन करने के लिए, कोई भी सेल है तो उसको प्रॉपर शेप देने के लिए सेल वॉल का इंपॉर्टेंट रोल है, उसका काम है। सेल वॉल सबसे पहले क्या करती है कि किसी भी सेल को सबसे पहले वो शेप देती है। किसी भी सेल को सेल वॉल एक शेप देने का काम करती है। उसके बाद ये फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग भी बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने आप में सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो भी एक तरह की बाउंड्री है, और उसके भी बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन बनाने का काम करती है, एक बाउंड्री का यहाँ पर रोल प्ले करती है। और ये नॉन लिविंग है और डेड है साथ में, और ये कैसी लेयर है, ये रिजिड लेयर है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सेल वॉल के बारे में 3 पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। और ये कैसी लेयर है, ये नॉन फ्लेक्सिबल लेयर है, मतलब इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये बहुत ही रिजिड लेयर है, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए सेल को एक प्रॉपर ये शेप दे पाती है। और इसके बाद हम समझते हैं कि सेल वॉल के क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल किस कॉम्पोजिशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेल वॉल के सामने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। और अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये सेल वॉल प्लांट्स में किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है, सेल्यूलोज से। तो ये किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है, सेल्यूलोज। यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर नेम देख रहे हैं, सेल्यूलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ रखना है, बेसिक्स इस चीज़ समझनी है कि सेल्यूलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन एक तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। और उसके बाद हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। और इसके कॉम्पोजिशन की हम क्या बात करें, यहाँ पर जब प्रेजेंट ही नहीं है सेल वॉल तो यहाँ पर इसका कोई भी कॉम्पोजिशन यहाँ पर हम नहीं देख सकते। और फंजाई की हम बात करें तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है, ये काइटिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये काइटिन से मिल करके बनती है। वायरस की बात करें तो वायरस तो हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, और साथ में यहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर भी कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एनिमल्स और वायरसेस में 2 जगह यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और बैक्टीरिया में यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है, ये मिलकर बनती है बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया में सेल वॉल बनाने का काम करता है। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल वॉल एक रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, डेड लेयर है, और ये शेप देने का काम करती है। और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये एक आउटर कवरिंग भी बनाती है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाती है। और साथ में अगर प्लांट्स में अगर हम बात करें तो सेल वॉल क्या करती है कि ये सेल एडहेशन का काम करती है, मतलब कि सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है,
अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो प्लांट्स में सेल्स में वाटर इनटेक होगा, प्लांट्स के सेल्स में वाटर अंदर की तरफ जाएगा। तो सेल वॉल क्या करती है, वहाँ पर सेल एडहेशन का काम करती है, मतलब कि उसका शेप जो है उसको मेंटेन रखने का काम करती है, ताकि सेल जो है बर्स्ट ना हो जाए, वो फट ना जाए। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल वॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है सेल का। अब हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम एक तरह से सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने देखा? सबसे पहले 1972 में सिंजर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टडी किया और लोगों को बताया। तो ये यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम हमें ज़रूर याद रखना है, सिंजर एंड निकोलसन। तो इस तरह से आपने देखा कि 1972 में सिंजर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मॉडल दिया जो बाद में जाकर उन्होंने एक मॉडल यहाँ पर दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब एक फ्लूइड में मोज़ेक की तरह लिपिड बाइलेयर बनी रहती है। और ये कैसी लेयर है? ये बाई लेयर है, मतलब यहाँ पर दो लेयर होती हैं, जिसका डायग्राम हम आगे देखेंगे कि कैसे यहाँ पर दो लेयर बनती है, कैसे बाई लेयर है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंजर एंड निकोलसन इन 1972, इस चीज़ को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। और ये कैसी लेयर है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कैसी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये अंदर जाने देती है और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये बाहर फेंकती है। इसका बहुत ही सिंपल सा काम है कि जो भी सेल के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सेल के लिए काम की चीज़ें हैं, तो उनको ये अंदर भेजती है। और जो भी सेल से बाहर जाने के लिए ज़रूरी होता है, जो भी चीज़ सेल के बाहर फेंकना होता है, तो ये बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो इसका बहुत ही अच्छा काम है, ये सेलेक्ट करती है जो भी सेल के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। साथ में ये फ्लेक्सिबल है और मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये कैसी लेयर है? ये एक तरह की फ्लेक्सिबल लेयर है। सेल वॉल एक नॉन फ्लेक्सिबल लेयर है और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो वो फ्लेक्सिबल लेयर है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो इसमें भी कोई भी चीज़ अंदर या बाहर इन एंड आउट नहीं हो पाएगी। लेकिन ये फ्लेक्सिबल लेयर है, इसलिए ये सेलेक्टिव चीज़ों को परमिट कर देती है, अलाउ कर देती है पास होने के लिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा अलाउज पर और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ये अलाउ करती है या फिर परमिट देती है, परमिशन देती है कि आप सेल के अंदर चले जाइए, और कुछ चीज़ों को ये बाहर फेंकती है। तो इसका बहुत ही अच्छा काम है। सेल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी ज़रूरी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं, जो भी सेल के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इनका ये इन एंड आउट करने में इसका अच्छा रोल है। तो इस तरह से आपने सेल वॉल के बारे में देखा, सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में देखा। तो इस तरह से आपने सेल वॉल के बारे में देखा, सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में देखा, और सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, तो उसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, और न्यूक्लियस के बाद हम सभी चीज़ें अब धीरे धीरे कवर करते हैं। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हम अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए क्या करता है कि सेल को सभी तरह के ये कंट्रोल मैसेजेस देता है। मतलब कि सेल में कब सेल डिवाइड करेगा, कब सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होगी, कब सेल को शेप बदलना है, कब सेल को कोई भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, कब सेल की ग्रोथ होनी है। सभी तरह के जो भी हमारे बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, मैसेजिंग का वर्क करता है, उसी तरह यहाँ पर डीएनए भी, यहाँ पर न्यूक्लियस भी, डीएनए जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, तो उसका भी यही सेम काम है। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं कि ये
कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन ऑफ दी सेल है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में हमारा कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन, तो उसी तरह सेल में उसका कंट्रोल सेंटर क्या है, उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड वी कैन कॉल इट ब्रेन ऑफ द सेल ऑल्सो एंड इट कंटेन्स डीएनए। यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है और यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कुछ छिद्र प्रेजेंट रहते हैं, कुछ छेद प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि कोई भी कंटेंट जो है वो आने जाने में उसको ईजी हो, उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर हम यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन बनाएं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये अगर हम इसे सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं इसे, तो यहाँ पर हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस होता है। आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं बताऊँ तो इसे हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो इनर लेयर आपको दिख रही है इसे हम बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में 2 लेयर होती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे डबल मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं और आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है इसे हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो इनर लेयर प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा। यहाँ पर कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसे हम शो करने के लिए यहाँ पर कुछ पोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो आप यहाँ पर गैप देख रहे हैं तो इसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो इसे आप नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर पोर्स। तो ये कुछ पोर्स प्रेजेंट है, यानी कुछ ऐसी जगह प्रेजेंट है दोनों लेयर के बीच में खाली रास्ता, जहाँ पर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। कुछ भी अगर हमें सेल के अंदर भेजना है, न्यूक्लियस के अंदर, सेल में न्यूक्लियस के अंदर अगर कुछ भी हमें कोई भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करना है, किसी भी मटेरियल को डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भेजना है, तो वहाँ पर कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और उन्हीं पोर्स से क्या होता है, उन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लिया। यहाँ पर एक और पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम्स आगे जा करके वहाँ पर आपको पता है कि प्रोटीन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल में बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो न्यूक्लियस करता है। और साथ में यहाँ पर एक प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर भी एक, जिस तरह से सेल के अंदर एक प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म हम उसे बोलते हैं, फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है और उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरह से आपने न्यूक्लियस के एक बेसिक स्ट्रक्चर को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। किसी भी अगर चीज़ को समझना है तो हमें एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझना चाहिए और वो चीज़ हमें लंबे समय तक हमारे ब्रेन में वो स्टोर हो जाती है। आपको मैं पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करना है। सेल को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल, डेड सेल, और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। तो ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर इसको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें ध्यान में आपके रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन क्या है। तो अब देखते हैं क्रोमोसोम और क्रोमैटिन क्या है। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन को समझने के लिए भी हम एक डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम बना रहे हैं, हम उसे देखिए, और यहाँ पर हम एक सर्कल बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं। तो इस डायग्राम को आप समझिए कि अगर हम एक न्यूक्लियस बना रहे हैं और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बहुत ही एक लूज़ और बहुत ही लेस कॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट है,
जिसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है, एक बहुत ही लूज और लेस कॉइल्ड डीएनए है, और क्रोमोसोम क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड यहाँ पर डीएनए है। तो यहाँ पर एक डीएनए बना रहे हैं, उसे आप देखिए। ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका डायग्राम है, ये क्रोमोसोम का डायग्राम है। ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम का डायग्राम है, और ये पेयर्स में होते हैं, ये जनरली पेयर्स में होते हैं। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर एक सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या है, हाईली कॉइल्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कोई भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में उलझा हुआ स्ट्रक्चर होगा, और लेस कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ही ढीला ढाला, बहुत ही लूज स्ट्रक्चर होगा। और ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है और विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम कब दिखता है, जब भी सेल डिवीजन होता है, जब भी सेल डिवाइड करने लगता है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वहाँ पर सेल में दिखने लगते हैं। और यहाँ पर क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन क्या है, बहुत ही एक स्कैटर्ड और लेस कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। दोनों ही चीज़ें क्या है, डीएनए है। क्रोमैटिन भी डीएनए है और क्रोमोसोम भी डीएनए है, लेकिन क्रोमैटिन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लेस कॉइल्ड डीएनए है, बहुत ही ज़्यादा लूज डीएनए है, और यहाँ पर वो स्कैटर्ड रहता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ये बिखरा हुआ रहता है। और यहाँ पर ये क्रोमोसोम क्या है, हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, और ये कब दिखता है, ये दिखता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझ लिया कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है। अब हम टाइप ऑफ सेल देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से समझते हैं, और इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी अच्छे से हम यहाँ पर देखते हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पर हम सेल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे कि कुछ सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। मतलब कि कुछ सेल्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता, वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वहाँ पर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ पर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। तो ऐसे भी हमारे यूनिवर्स में, हमारी अर्थ में, हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दो तरह के सेल्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, किसे हम बोलेंगे कि ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, और किसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल से हम वे में समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर, न्यूक्लियस को जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगह पर न्यूक्लियस प्रेजेंट भी नहीं होता। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर हम यहाँ पर दो तरह के सेल्स देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम बैक्टीरियल सेल भी बोल सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मेक अवेलेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, और ऐसा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल सेल, तो वहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर हमें सीधा सीधा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बना देना है डायग्राम। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमें अच्छे से वहाँ पर लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल से वे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो बहुत ही प्रिमिटिव हैं, मतलब बहुत ही पुराने हैं, और समय के साथ उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, वो इवॉल्व नहीं हो पाए, तो ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे प्रिमिटिव सेल्स। हम इसे प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज के हैं। इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम 1 मीटर की बात करें, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 1 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ UM, मतलब माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁻6 मीटर, यानी 1 मीटर से भी ये 10⁻⁻⁻6 टाइम्स ये छोटा है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं और यहाँ पर कोई भी नो न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, और यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। और यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पर एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। एक रीजन होता है, यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट हियर। तो डीएनए जहाँ प्रेजेंट होता है ऐसी जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। और यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की भी भारी कमी होती है, यहाँ पर सिर्फ एक अकेला क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि जो भी चीज़ें हैं सेल के पास, बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही वहाँ पर कम मात्रा में है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हैं। यहाँ पर जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गन्स जो हैं, यहाँ पर वो एब्सेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट है और वो है राइबोसोम। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है, उनका काम है कि प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलेंगे। हमारे चैप्टर में राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलेंगे। हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है जूलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइबोसोम क्या है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम आप पढ़ सकते हैं, विटामिन्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, विटामिन ए, बी, विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी, विटामिन के, बी कॉम्प्लेक्स, सभी तरह के विटामिन्स के बारे में आप प्रॉपर डिटेल्ड वे में आप कॉम्पिटिटिव लेवल के स्केल पर आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम उस प्ले लिस्ट में बाकी सारे टॉपिक्स भी और यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और आपको प्रॉपर जूलॉजी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक राइबोसोम प्रेजेंट है, ये सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट है और ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही यहाँ पर इसका साइज छोटा होता है, स्मॉलर होता है। और बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ना यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ना यहाँ पर लाइसोसोम है, ना यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस है, ना यहाँ पर वैक्यूल है, मतलब प्लास्टिड भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ भी नहीं है इसके पास। सिर्फ यहाँ पर एक राइबोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ अगर हम एक बैक्टीरिया बना दें तो यहाँ पर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये इसके लिए मूवमेंट में इसका हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया में कुछ मूवमेंट के लिए होना चाहिए, तो वहाँ पर मूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक और उसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो यहाँ पर क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं फॉर मूवमेंट। और फ्लैजिला को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कैसा है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? हेयर लाइक, बहुत ही पतले पतले और बहुत ही एक हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, बाल जैसे इसका स्ट्रक्चर है और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी भी बैक्टीरिया को मूव करना है तो इसके लिए ये फ्लैजिला का यूज करता है। और यहाँ पर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, हालांकि ये इतना भी गरीब नहीं है कि इसके पास खुद की सेल वॉल भी ना हो। तो यहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट है और यहाँ पर फ्लैजिला भी है, राइबोसोम भी है। तो यहाँ पर ठीक ठाक चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पर एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स किस तरह के सेल्स होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी चीज़ को समझना है तो वर्ड को तोड़ तोड़ करके हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसा देखिए, यू का मतलब होता है ट्रू। अगर कहीं भी यू वर्ड लिखा है, यू वर्ड लिखा है तो उसका मतलब है ट्रू। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस चीज़ से आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैरियोटिक का मतलब होगा कि न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब प्रॉपर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसकी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और वहाँ पर डीएनए भी प्रेजेंट है। सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट है। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो ये लार्जर साइज का है, बड़े साइज का है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में इसका साइज काफ़ी बड़ा है। 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक
इसकी साइज है 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻6 मीटर। तो इसकी साइज जो है तो काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मोर एडवांस्ड सेल है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सेल है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सेल में प्रेजेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सेल यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब सही यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसकी खुद की यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पर एक न्यूक्लियोइड रीजन था प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ डीएनए प्रेजेंट था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें जो हैं तो एक प्रॉपर जगह पर रहती हैं। कोई भी चीज़ बिखरी नहीं रहती, स्कैटर्ड नहीं रहती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में यही अंतर है कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं, सभी प्रॉपर चीज़ें अच्छे से हैं, उसके पास सभी सेल की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर पूरी प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। तो यही एक फ़र्क है हायर ऑर्गेनिजम्स में और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि मोर देन 1 क्रोमोजोम, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और सभी तरह के सेल ऑर्गेनलीज यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर सभी तरह के सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स, जितने भी आप सेल ऑर्गेनलीज आगे जाकर देखेंगे तो सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और प्रॉपर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसकी सेल वॉल किस तरह की होती है, सेल्यूलोज की मिलकर बनी रहती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी रहती है, सेल्यूलोज एक तरह का केमिकल है। और ये किस तरह का केमिकल है, ये कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। तो यहाँ पर आपने सेल वॉल को देखा कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी है यूकैरियोटिक सेल्स में। जहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होगी, वहाँ पर सेल्यूलोज ही नहीं होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। प्लांट्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। सेल वॉल को हमने अभी इसी क्लास में, इसी वीडियो में अच्छे से स्टार्टिंग में समझा है। तो इसके बाद लास्ट एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे होते हैं, लार्जर साइज के। यहाँ पर हमने लार्जर इसलिए लिखा है ताकि आपको एक बेसिक यहाँ पर एग्जाम में पॉइंट्स याद रह जाएं कि यूकैरियोटिक सेल्स में लार्जर राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। क्लास 9th साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी हद तक इस चैप्टर को 50% टू 60% यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम सेल ऑर्गेनलीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर अच्छी तरह से समझेंगे। हर एक सेल ऑर्गेनलीज के बारे में समझेंगे कि लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, SER और RER में क्या डिफरेंस है, साथ में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं तो अच्छे से समझेंगे। सो इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो उसका कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। हम उसको आपको जल्दी से आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका रिप्लाई हम जल्दी से देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।